व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे एक्सप्रेशंस एंड साथ में एक नई हेडर फाइल देख रहे होंगे, वो है math.h। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक नई हेडर फाइल बताई थी जो थी iomanip.h, जिसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग चेक की थी कि हमारी जो आउटपुट आती स्क्रीन पे उसे किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम चेक कर रहे होंगे एक्सप्रेशन की किस तरह से एक वैलिड एक्सप्रेशन लिखा जाता है और साथ में math.h के कुछ फंक्शन डिस्कस कर रहे होंगे। और ये वीडियो आज ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस की लास्ट वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कंप्लीट एक पूरे चैप्टर पे आएगी जो कि है फ्लो ऑफ कंट्रोल्स इन C++, जिसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे होंगे जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप्स, लूपिंग स्टेटमेंट एसेट्रा। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता क्या इन C++। एन एक्सप्रेशन इन C++ इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मींस वैलिड कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, वो किसके? ऑपरेटर्स के, कांस्टेंट्स के और वेरिएबल्स के। और वही चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम अपने प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे इसी वीडियो में। हमारे पास तीन तरह के बेसिकली एक्सप्रेशंस आते हैं। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक, मींस जो अर्थमेटिक लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -5 हो गया, -6 हो गया, ये सारे एक एक्सप्रेशन है। फिर आता है हमारे पास लॉजिकल, जिसे हम रिलेशनल भी बोल सकते हैं। और फिर आता है हमारे पास कंपाउंड, मींस अर्थमेटिक और लॉजिकल को इकट्ठे मिक्स करके। तीन तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकते हैं C++ 11 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अब हम हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे और उनके बेस पे हम प्रोग्राम करेंगे। चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और वहां पे जाके देखते हैं किस तरह से एक एक्सप्रेशन लिखी जाती है और किस तरह से हम math.h के फंक्शंस को यूज करेंगे। हम आ चुके अपने कोड एडिटर में और मैंने बेसिक प्रोग्राम लिख दिया है C++ का। और एक्सप्रेशंस और math.h को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। एक और ऑपरेटर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का काम क्या होता है? उसका काम होता है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का साइज बताना, या फिर एक पर्टिकुलर वेरिएबल हो गया, या फिर जो भी आपने जितने भी डेटा टाइप्स डिक्लेयर करे हैं उनका क्या साइज है वो डिक्लेयर करना। उसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउट और लिखूंगा साइज ऑफ, और यहाँ पे लिखता हूँ इंट, और इसी को ही प्रिंट करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूं। आप देख पा रहे हो नीचे 4 लिखा आ रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे आप, ये रहा है यहाँ पे 4। 4 बाइट्स है ये, जो हमारा साइज बताता है ये वो बाइट्स में बताता है। इसकी जगह आप कोई और देख लेते हैं। जहां इंट लिखा वहां फ्लोट लिख देता हूं। फ्लोट का भी 4 बाइट्स का होता है और फ्लोट जो है वो फ्रैक्शन में वैल्यू बताता है, मीन पॉइंट में जो वैल्यूज होती है वो बताता है। तो इसका भी जो साइज है वो 4 बाइट्स का है। फ्लोट की जगह आप कोई और देख लेते हैं, जैसे कि 4। सेव कर लेना, क्योंकि सेव करना बहुत जरूरी है वरना वो प्रीवियस आउटपुट शो करेगा आपको। 4 का 1 बाइट का होता है। और यहाँ पे फिर डबल ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख पा रहे हो नीचे यहाँ पे 8 बाइट्स लिखा आ रहा है, ये रहा। ये डेटा नहीं शो कर रहा, मीन्स किस यूनिट में ये इसे काउंट कर रहा है, पर जो यूनिट होती है वो बाइट्स होती है। अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल और इसको कर देता हूँ वार। और अब जहां पे साइज ऑफ लिखा है वहां पे मैं वार लिखता हूं और सेव, और एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। उसी तरह फ्यूचर में जब हम एरे पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी हम इसी तरह से साइज कैलकुलेट करेंगे इसका। सपोज करो, मैं सिर्फ अभी डेमो दे रहा हूं। सपोज करो मैं इंट नाम का एक एरे बनाता हूं जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो एरे और उसके अंदर 10 एलिमेंट्स। ये अभी कोई एरे का ट्यूटोरियल नहीं है, समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरह से एरे को कैलकुलेट किया जाता है। ये मैं दोबारा से बता दूंगा जब हम एक्चुअल में कर रहे होंगे एरे के अंदर। यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं एरे और सेव करते हैं इसको और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। वहां पे लिखा रहा 40 बाइट्स, क्योंकि एक इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है और यहाँ पे 10 है हमारे पास। तो 10 × 4 विच इज इक्वल्स टू 40 बाइट्स। ये काम करता है साइज ऑफ ऑपरेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम कर रहे होंगे हम, तो वहां पे ये आपको बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं हम एक्सप्रेशंस के बारे में। एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सबसे पहले। उसके अंदर भी 2 तरह के आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटीजर के बारे में। इंटीजर आप सबको पता क्या होता है, 1 2 3 और -1 -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। सपोज करो मैं एक इंटीजर रख लेता हूँ और उनको मैं नाम दे देता हूँ I J K L M और N। ओके, और अब सुपोज कर लो जितने भी इंटीजर है इनकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो 1 को मैं दे देता हूँ 22,
J को मैं दे देता हूँ 33, K को मैं दे देता हूँ 44, L को मैं दे देता हूँ 55, M को दे देता हूँ मैं 66 और N को दे देता हूँ मैं 77। तो इनके पास कोई ना कोई अभी वैल्यू है। तो अब क्या करते हैं, एक एक करके इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो थोड़ा पास से देखते हैं इनको। सो यहाँ पे गए और सबसे पहली चीज I वैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि सी आउट करते हैं तो I आएगा। और न्यू लाइन बना देता हूँ मैं ताकि जब हम प्रिंट करें तो आसानी हो। फिर सी आउट माइनस J, ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है। उसके बाद सी आउट K माइनस L, ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है। और सी आउट K माइनस L प्लस M मल्टीप्लाई बाय N। सो वेल यहाँ पे जो कैलकुलेशन का रूल लगेगा वो अकॉर्डिंग टू प्रिसीजन लगेगा कि कौन से ऑपरेटर को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दैट्स इट, सेव करा और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो वेल यहाँ देख पा रहे हो आप, I की वैल्यू हमने 22 रखी थी, J जो है वो 33 था, माइनस आया है। K माइनस L जो है वो माइनस 11 होगा, क्योंकि 44 माइनस 55 जो होता है वो माइनस में जाता है। K माइनस L प्लस M मल्टीप्लाई बाय N जो होता है वो 5071 होता है। तो ये सारे जो है ये सारे वैलिड एक्सप्रेशन है, वो भी किसमें, इंटीजर में। अब हम देखते हैं वैलिड एक्सप्रेशन इन रियल, मीन्स रियल वैल्यू जो होती है। रियल वैल्यूज क्या होती है, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर सारे जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं मैथमेटिक्स में वो आते हैं। तो इसको हटा देते हैं और रियल नंबर्स पे फोकस करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, जितने भी वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करे हैं उनको वैसे रहने देता हूं और साथ में मैं कुछ फ्लोट और डबल भी डिक्लेयर कर देता हूं। तो फ्लोट अमाउंट कॉमा वैल्यू, दैट्स इट। और डबल भी ले लेते हैं, इंटरेस्ट ले लेते हैं और फाइन ले लेते हैं। ओके, दैट्स इट। और इनको कोई ना कोई वैल्यू दे देता हूँ। अमाउंट में रैंडमली कोई भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 210। वैल्यू को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। और डबल में इंटरेस्ट में दे देता हूँ 10 और फाइन में दे देता हूँ 100। ऐसे रैंडमली, कोई भी इनका कोई मतलब नहीं है, जस्ट मैं इनकी वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ ताकि कोई भी एक आउटपुट जनरेट कर पाए हम। तो सबसे पहला आता है सी आउट अमाउंट डिवाइडेड बाय फाइन, ऐसे कोई भी, सेव। और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो वेल अमाउंट जो है वो हमारे पास 210 है और फाइन जो है वो 100 का है। तो एज यूजुअल डिवाइड करने में 2.1 नहीं आएगा, और जो कि सही है। सो ये एक्सप्रेशन जो है वो एक रियल है। रियल के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं मैथमेटिक्स में नंबर्स की, चाहे वो इंटीजर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, ये सारी चीजें वो सारी रियल नंबर्स के अंदर आती हैं। सो वेल ये तो थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सप्रेशंस। अब हम क्या करते हैं, अब हम math.h को भी देखते हैं। सो वेल उसके लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी math.h। सो यहाँ पे हम करते हैं #include math.h and that's it। सो वेल math.h का फायदा क्या होता है। सो वेल math.h के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जिनको हम यूज करके एक पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन होगी उसको थोड़ा और आसान बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें 2 की पावर निकालनी है, मीन्स 2 raised to power 2 करना है। उसके लिए अलग से हमारे पास एक फंक्शन पड़ा है math.h के अंदर जो कि है POW, पावर, और दैट्स इट। अब इसके अंदर हमें 2 इनपुट्स देने होते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। वैसे तो ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन अभी तक हमने पढ़े नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन जब फ्यूचर में मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आप पूरी तरह से समझ जाओगे मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे ही हम ये पाव फंक्शन पे जाते हैं, वैसे तो ये शॉर्ट में पाव प्रोनाउंस होता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म होती है पावर। ये कह रहा है कि पावर जो है वो एज अ डबल रिटर्न करेगा और इनपुट में वो एक डबल लेता है और सेकंड भी आर्ग्यूमेंट वो एक डबल लेता है। तो फर्स्ट जो होगी वो होगी कि किसका आपने पावर निकालनी है। तो मेरे को सेकंड की पावर निकालनी है और कितनी पावर निकालनी है। तो मैं चाहता हूँ 2 raised to power हो 4 और दैट्स इट। और अब क्या करूंगा मैं, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ सी आउट। और ये ध्यान रखना 2.0 आएगा क्योंकि इनपुट जो है मींस आर्ग्यूमेंट जो है वो डबल है। सो डबल अगर आप सिर्फ सेकंड ही दो तो ये अपने आप डिफॉल्ट 2.0 ही लेगा, 2 ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वेल आ रहा है हमारे पास आंसर 16, ये देख सकते हो आप, क्योंकि 2 to 4 to 8 to 16 जैसे आप देख पा रहे हो नीचे 16 आ रहा है। सो जो कि है 2 to 4 to 8 to 16 जो कि सही है। ये एक फंक्शन है। अब आप चाहते हो कि आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, सिंपल सा कोई
कोई एक नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकले तो आप उसको वैलिड कर पाओ। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। उसके लिए भी एक अलग से फंक्शन है जो कि है SQURT, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ 25 और उसे हम कर देते हैं सेव। एक्चुअली में यहाँ पे टर्मिनेटर आएगा और फिर इसको प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे Cout और अब करते हैं सेव और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एक्चुअली में वो SQRT होता है, SQURT नहीं होता, सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। सेव। सो वेल आपको यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, दिख रहा है 5। सो ये होता है एक अलग से फंक्शन जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो उसी तरह बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे आपको math.h के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम गूगल पे जाता हूँ और वहां पे बताता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन मिल सकते हैं हमें। सो math.h इन C++ लिखना, दैट्स इट, और एंटर कर दो और यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा। सो वेल ये सारे फंक्शन अवेलेबल हैं आपके math.h के अंदर। अगर आपको कॉस निकालना है, साइन, टैन, उसके साथ आपको हाइपरबॉलिक फंक्शन भी मिलते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक भी मिलते हैं, पावर फंक्शन जिसकी हमने बात की थी ये रहा यहाँ पे पावर। फिर स्क्वायर रूट निकालना है अगर आपको, क्यूब रूट भी है निकालने का फंक्शन, उसका है CBRT जो कि C++11 स्टैंडर्ड में है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये C++11 दिया है, बहुत स्मॉल में दिया है इन्होंने करके, ये यहाँ पे रहा। और अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो C++11 स्टैंडर्ड में ये नई फंक्शंस इंक्लूड करे हैं इन्होंने, तभी वहां पे लिखा है C++11। सो अगर आपको एक्सपोनेंट निकालना है तो ये रहा यहाँ पे उसके लिए, अगर उसका log 10 निकालना है तो ये रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन मिल सकते हैं आपको और इन सब का कैसे यूज है वो आप इन पे क्लिक करके वो डिफाइन कर देंगे कि कैसे यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले पावर, तो वो यहाँ पे था, ये रहा। सो वेल यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से इसे यूज करना है। तो वेल हम कर रहे थे C++11 स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे करते हैं। सो वेल यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि सबसे पहली वैल्यू जो आती है वो है बेस वैल्यू, मींस किसका आपने पावर निकालना है, और फिर आता है यहाँ पे एक्सपोनेंट वैल्यू, मींस कितनी पावर निकालनी है उसकी, और इन्होंने यहाँ पे यूज करके भी बताया एज ए एग्जाम्पल, और आउटपुट भी शो करी है। सो मेक श्योर आप चेंज करें कि C++11 कर रहे हैं हम, 11 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ना कि 98। लेटेस्ट जो है वो है 11 जो कि मोस्टली हर जगह यूज होता है, फिर आता है 15th और फिर आता है 17th। मैक्सिमम आप जहां देखोगे वहां C++11 यूज हो रही है आजकल, जो कि एक तरह से लेगेसी होती है कि इसको तो कंटिन्यू करके रखेंगे हम। तो यहाँ पे जाके आप और भी अगर आपके पास हेडर फाइल मिलती रहती है तो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे हमने प्रीवियसली करी थी IOManip। तो IOManip के अंदर कौन कौन से फंक्शन है वो यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे, जैसे कि setW जो हमने करा था, set precision, फिर यहाँ पे और भी सारे फंक्शन है, फॉर्मेट फ्लैग्स करने के लिए, set base करने के लिए, get टाइम के लिए और एक्सेट्रा। सो वेल यहाँ से आप पूरी जितने भी एक पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं उनकी लिस्ट मिल जाती है। तो वापस आते हैं अपने कोड एडिटर पे। सो वेल ये तो हमने बात करी math.h के बारे में कि कौन कौन से फंक्शन उसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जैसे हमें बार बार हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है C++ के अंदर और C के अंदर, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो C++ का बता रहा हूं मैं आपको। जैसे हमें पावर फंक्शन यूज करना था तो उसके लिए हमें मैथ यूज करना पड़ा, math.h। जैसे फिर हमें प्रीवियस वीडियोस में हमने setW और set precision यूज करे थे तो उसके लिए IOManip ऐड करना पड़ा, और उसी तरह बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं इसकी, ग्राफिक्स की अलग मिलेगी, वेक्टर्स की अलग मिलेगी। सो बार बार हेडर फाइल डालना, निकालना, डालना, कौन सी आएगी वो मोस्टली याद नहीं रहता। तो के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं, आपको सिर्फ एक चीज इंक्लूड करनी है जो कि है bits/std++.h। आपको सिर्फ ये इंक्लूड करनी है, दैट्स इट, और कोई हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपने आप जो भी हेडर फाइल रिक्वायर होगी वो इसके साथ जुड़ती जाएगी। अब जैसे मैंने अभी इसके अंदर SQRT फंक्शन यूज किया जो कि math.h का पार्ट है, तो इसको रन करता हूं। सो वेल आप देख सकते हो 5 प्रिंट हो चुका है। अब मैंने जो ये प्रिंट कराया है इसकी जगह मैं एक और फंक्शन यूज करता हूं जो हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि setW, तो वो है setW और इसके अंदर हम इनपुट दे देते हैं 10 का, और इसके लिए जो हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी होती है वो है IOManip, वो भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। इसको सेव करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। सो वेल आप नीचे देख पा रहे हो वो अपने आप 10 का उसने गैप उठा लिया है 5 के आगे,
जैसे मैंने बताया था। इससे बहुत ज्यादा टाइम बचता है, तो ये चीज हमेशा याद रख लेना, इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। सिर्फ ये एक चीज इंक्लूड करनी होती है आपको, दैट्स इट। बाकी जितनी भी हेडर फाइल्स के फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ते जाएंगे। सो वेल, हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कर चुके हैं और अब बारी आती है रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस की। सो वेल, उसे मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा क्योंकि उसमें आपको और डिटेल में समझ आएगा। सो वेल, हम ऑलरेडी एग्जांपल कर चुके हैं, लेकिन थोड़े और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं math.h से ही, जिसके अंदर थोड़ा और आपको कॉम्प्लेक्स चीजें पता चलती जाएंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कुछ एग्जांपल करते हैं उनके बेस पे। तो वेल, मैं आपको एग्जांपल शो कर देता हूं। सो वेल, ये है वो एक्सप्रेशन जिनको अभी हम कोड करेंगे यूजिंग मैथ फंक्शंस। तो वेल, सबको मैंने मार्किंग दे दी है। सबसे पहले हम ए करेंगे, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है एक पर्टिकुलर इक्वेशन की। सो वेल, ये जितनी भी इक्वेशन है ये अरिथमेटिक और रियल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है उन्हें मैं अगले चैप्टर में करवाऊंगा, ताकि वहां पे आपको डिटेल में समझ आएगा कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस काम कैसे करती हैं। क्योंकि वहां पे हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स कर रहे होंगे हमारी आउटपुट को जो कंट्रोल करती है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट होगी, इफ एल्स होगी, स्विच होगी एंड एटसेट्रा। सो वेल, शुरू करते हैं पहली एक्सप्रेशन से, उसको करना शुरू करते हैं। और मैं एक्सप्रेशन जो है वो सामने रखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो हम कौन सी एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो वेल, शुरू करते हैं। सो वेल, सबसे पहली एक्सप्रेशन जो है वो आपको दिख रही है राइट हैंड साइड बॉटम में, मैंने वहां पे रख दी है वो एक्सप्रेशन। सो वेल, उसको अब कोड करना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो एक्सप्रेशन को कि अंडर रूट दिया है और साथ में उसके अंदर वैल्यूज दी है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और फिर सी का स्क्वायर। सो ऑलरेडी हमने जो मेन हेडर फाइल है वो इंक्लूड कर रखी है, अब हमें कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो वेल, लिखना शुरू करते हैं। तो इसको हटा देता हूं मैं। तो वेल, सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो इंट ए कॉमा बी कॉमा सी और दैट्स इट, सेव। और एक और बना लेता हूं रिजल्ट के लिए, रिजल्ट एंड दैट्स इट, सेव करते हैं इसको। और हमें SQRT फंक्शन चाहिए, तो रिजल्ट इक्वल्स टू होता है SQRT एंड दिस। और अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको पावर फंक्शन यूज करना है या फिर पावर फंक्शन नहीं भी यूज करना है तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, वो ए का स्क्वायर ही होगा। सो ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी और दैट्स इट। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेव कर लो। सो वेल, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसका जो लिखने का तरीका होगा विद SQRT फंक्शन वो ये होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि SQRT फंक्शन यूज किया क्योंकि अंडरस्कोर लगा है, अंडर रूट के लिए होता है वो SQRT फंक्शन। और फिर उसके अंदर ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू है। उसकी जो वैल्यू है वो हम रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। तो ये था एक्सप्रेशन नंबर 1 जिसको हमने कोड किया। अब हम करते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। सो वेल, एक्सप्रेशन नंबर 2 भी मैंने नीचे राइट हैंड साइड बॉटम में लगा दी है, तो वहां पे करते हैं। तो उसके लिए वेरिएबल्स भी हम वही लेंगे, तो ये निकाल देता हूं मैं यहाँ से। सो वेल, वेरिएबल्स में हमारे पास है कि इसमें सिर्फ y है एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो इंट ले लेते हैं y और एक और ले लेता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट सेम रखते हैं सबके लिए। सो अब हमारे पास है रिजल्ट इक्वल्स टू 2 माइनस y मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान से देखो, जहां पे दिया है e रेज़ टू पावर 2y, तो e जो है वो एक्सपोनेंट है। सो उसके लिए एक अलग से फंक्शन है हमारे पास exp और उसके अंदर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y, क्योंकि 2y दिया है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और बस उसके बाद फिर प्लस है और फिर 4 मल्टीप्लाई बाय y है और यही होगी हमारी एक्सप्रेशन, दैट्स इट। क्योंकि आप देख सकते हो 2 है, माइनस में y है और जो y है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंट के साथ। तो वहां पे तो शो नहीं किया है, डायरेक्ट 2 के साथ लिख दिया, पर हमें यहाँ पे ये शो करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि y मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंट के साथ। सो एक्सपोनेंट क्या है, e रेज़ टू पावर 2y फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y है, जहाँ पे हमने 4y लिखा है। तो वेल, ये थी एक्सप्रेशन नंबर 2। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन तो अब आसान है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो वो भी मैंने नीचे लगा दी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसके लिए हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है p, q, r और s। तो इंट p, q, r एंड s और रिजल्ट तो सेम ही रखते हैं, रिजल्ट एंड दैट्स इट। और रिजल्ट इक्वल्स टू है, एक्सप्रेशन दी हमारे पास p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय r प्लस s रेज़ टू द पावर 4। तो सबसे पहले लिखते हैं हम p प्लस क्यू एज इट इज और डिवाइड का साइन आप जानते हो ये रहा। अब रेज़ टू द पावर 4 है तो पावर फंक्शन आएगा पावर, और यहाँ पे हमारे पास r प्लस s। सो यहाँ पे हमारे पास r प्लस s, तो r प्लस s और कॉमा रेज़ टू द पावर 4 एंड दैट्स इट। ये है हमारी एक्सप्रेशन नंबर 3। सो वेल, अब देखते हैं एक्सप्रेशन नंबर 4। सो उसके अकॉर्डिंग मैं डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल्स। रिजल्ट को हमें रहने देते हैं। सो उसके अंदर क्या है, सिर्फ x है हमारे पास, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और
रिजल्ट इक्वल्स टू करते हैं cos x है तो ब्रैकेट कर देता हूँ cos x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स है। तो इनवर्स के लिए फंक्शन है a tan, ये इनवर्स कर देता है tan इनवर्स के लिए। इसके अंदर आएगा x और फिर जो है वो है प्लस x एंड दैट्स इट। यही है हमारी एक्सप्रेशन नंबर 4th। सो 5th एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास है e रेज़ टू पावर x माइनस x और उसके साइड में जो आप देख पा रहे हो डैशेस वो पर्पस से लगाए गए हैं। सो वो जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव साइन होगा तो बाहर जाके पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेल उसको कोड करता है। सो उसके अंदर भी एक ही वेरिएबल है हमारे पास जो कि है x, तो सेम रहेगा। तो वेल उसके लिए हमारे पास फंक्शन है FABS, दैट्स इट। अब उसके अंदर एक्सपोनेंट फंक्शन यूज करेंगे हम EXP, दैट्स इट। एंड x एक्सपोनेंट किसका है x का और माइनस x एंड दैट्स इट। यही है हमारी एक्सप्रेशन। सो वेल अब लास्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास दिया है उसके अंदर हमारे पास दिया गया है u मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सो अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको ये इक्वेशन याद होगी। ये मोशन की इक्वेशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस में से ये मेरे ख्याल से 3rd इक्वेशन है। सो इसको भी लिखते हैं। सो इसको भी इजीली लिख पाएंगे हम। इसमें हमें सिर्फ वेरिएबल्स पता होने चाहिए। तो हमारे पास है u फिर t फिर a एंड दैट्स इट, और कोई वेरिएबल नहीं है। और रिजल्ट ले लेता है। सो रिजल्ट इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 जो कि मल्टीप्लाई बाय है a मल्टीप्लाई बाई टी एंड मल्टीप्लाई बाई टी, और यही है इसका रिजल्ट। मींस यही है वो इक्वेशन जिसको अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। तो वेल ये थी हमारे पास 6 इक्वेशंस जो हमने लिखी यूजिंग मैथ फंक्शंस। मींस मैथ जो हेडर फाइल है उसके अंदर जो हमें फंक्शन मिलते हैं उनको यूज करके। सो वेल अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे जो कि है टाइप कन्वर्जन। सो वेल अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। सो व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर मिक्स्ड इन एन एक्सप्रेशन दे आर कन्वर्टेड टू द सेम टाइप। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कांस्टेंट वेरिएबल्स आते हैं, तो वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। तो रिजल्ट जो है वो एक डेटा टाइप में आना चाहिए, तभी टाइप कन्वर्जन की जाती है। टाइप कन्वर्जन करने का मेन पर्पस होता है डेटा लॉस को प्रिवेंट करना। सो वेल C++ के अंदर 2 तरह की टाइप कन्वर्जन होती है। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो वेल अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला आता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो वेल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अ कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर विदाउट द प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन। मींस ये प्रोग्रामर खुद नहीं करता है, इसे कंपाइलर खुद करता अपने आप। एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज अप्लाइड जनरली व्हेनेवर डिफरेंट डेटा टाइप्स आर इंटरमिक्स्ड इन एन एक्सप्रेशन सो एज नॉट टू लॉस इंफॉर्मेशन। जो मैंने कहा था कि डिफरेंट डेटा टाइप्स जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं तो डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए टाइप कन्वर्जन की जाती है, और ये टाइप कन्वर्जन ये खुद करता है। C++ compiler converts all the operands up to the type of the largest operand which is called type promotion. Type promotion means lower data type से higher data type में convert करना, और lower कौन सा होता है और higher कौन सा होता है वो हम आगे देख रहे होंगे इसी वीडियो में। So for example अगर एक particular expression के अंदर long double है तो दूसरा भी long double में ही convert होगा। अगर किसी एक particular expression में double है तो दूसरा भी double में ही convert होगा। तो इस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए मैंने एक प्रॉपर पॉइंट्स बनाए हैं कि कौन सी चीज कैसे कन्वर्ट होगी, तो उसे हम देखते हैं। सो वेल सबसे पहला आता है इफ आइदर ऑपरेंड्स इज ऑफ द टाइप लॉन्ग डबल। मींस अगर कोई भी लॉन्ग डबल एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में तो दूसरा भी लॉन्ग डबल में ही कन्वर्ट होगा। मींस अगर एक पूरी एक्सप्रेशन के अंदर एक भी लॉन्ग डबल मिला आपको, वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है वो लॉन्ग डबल में कन्वर्ट होगी। मींस वो प्रॉपर रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो लॉन्ग डबल में आएगा। अगर ऐसा नहीं है, मींस लॉन्ग डबल नहीं है उसके अंदर, फिर चेक किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर कोई डबल है क्या। अगर उसके अंदर कोई डबल मिला तो वो पूरी पर्टिकुलर जितनी भी चीजें हैं वो सारी कन्वर्ट हो जाएंगी डबल में। फॉर एग्जांपल ले लो कि फ्लोट और डबल को ऐड किया जा रहा है, तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो हमें डबल में मिलेगा, ना कि फ्लोट में। अगर डबल भी नहीं है, मींस उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर डबल भी नहीं है, फिर चेक किया जाता है कि क्या उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर फ्लोट है। अगर फ्लोट मिलता है तो वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी फ्लोट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लोट और इंटीजर को ऐड करोगे तो रिजल्ट फ्लोट में मिलेगा बाय डिफॉल्ट, जो कंपाइलर कन्वर्ट करता है यूजिंग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये तो था फ्लोट का। अब चेक किया जाता है अगर एक कैरेक्टर, एक शॉर्ट इंट, एक इन्यूमिनेटर। यूमिनेटर क्या होते हैं?
वो इंट के ही पार्ट होते हैं, एक तरह का डेटा टाइप होता है ये भी, इसको भी हम आगे फ्यूचर में देख रहे होंगे। ये सारी जो वेराइटी है ये साइंड और अनसाइंड की वेराइटीज है और जिन्हें हम यूज कर सकते हैं एज अ इंटीजर टाइप। सो इफ एन इंट कैन रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल टाइप, द वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू इंट। मींस शॉर्ट, इंट, इन्यूमिनेटर और इंट, ये सारी जो रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट तो ये इंटीजर को ही करती है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अदरवाइज वो कन्वर्ट होगी अनसाइंड इंट में। ये बताया मैंने इंटीजर के केस में, क्योंकि अगर आप किसी कैरेक्टर को और इंटीजर को ऐड करते हो, सपोज करो आप एक प्रोग्राम लिखते हो, उसके अंदर आपने ए को वैल्यू दे दी 1 और एक कोई भी कैरेक्टर ले लिया जिसको आपने वैल्यू दे दी, सपोज करो स्मॉल ए ले लिया, तो जब आप उन दोनों को ऐड करोगे तो जो स्मॉल वैल्यू जो है ए की, वो उसकी एस का ही कोड उठाएगा जो कि होती है 98 नहीं 97 होती है, तो 97 + 1 हो जाएगा 98। करके देख लेना, ये प्रोग्राम आपको खुद समझ आ जाएगा। फिर आता है इफ आइदर ऑपरेंड इज ऑफ द टाइप अनसाइंड लॉन्ग, तो दूसरा भी कन्वर्ट होता है अनसाइंड लॉन्ग में। मींस अगर उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर कोई अनसाइंड लॉन्ग मिला आपको, तो वो पूरी एक्सप्रेशन जो है उस पूरे को कन्वर्ट कर देगी और हो जाएगी अनसाइंड लॉन्ग। फिर आती है अदरवाइज इफ आइदर ऑपरेंड इज अ लॉन्ग इंट एंड अदर अनसाइंड इंट, अगर एक लॉन्ग इंट है और उसमें से कोई एक अनसाइंड इंट है, देन इफ अ लॉन्ग इंट कैन रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू ऑफ अनसाइंड इंट। लॉन्ग इंट क्या करता है, अनसाइंड इंट की जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर सकता है। मींस एक तरह से लॉन्ग इंट जो है उसमें ज्यादा वैल्यू स्टोर होती है अनसाइंड इंट से, तब वो सारा अनसाइंड इंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग इंट में। अदरवाइज क्या होगा, वो सारी एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी अनसाइंड लॉन्ग इंट में। नेक्स्ट आता है अदरवाइज इफ ऑपरेंड इज ऑफ द टाइप लॉन्ग, तो अदर इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग। मींस अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में लॉन्ग है तो वो पूरी एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी लॉन्ग में। फिर आती है अगर कोई अनसाइंड है तो अगला भी अनसाइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आता है अदरवाइज वो सारी ऑपरेंड जो है वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि सबसे बेसिक डेटा टाइप है हमारे पास। सो वेल ये थी पूरी की पूरी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक तरह से आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो वेल इसी के ऊपर एक एग्जांपल बता देता हूं कि होगा क्या एक्चुअली में, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। सो वेल सपोज करो मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, कैरेक्टर ch, इंट i, फ्लोट fl, डबल db और लॉन्ग डबल ld। और फिर मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन बनाया जिसको मैंने स्टोर कर दिया रिजल्ट के अंदर। सो रिजल्ट मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, या फिर सपोज करो ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जिसे मैं डायरेक्टली सी आउट करवा रहा हूं। तो कैरेक्टर डिवाइडेड बाय इंटीजर प्लस फ्लोट मल्टीप्लाई बाय db मींस डबल माइनस फ्लोट प्लस इंटीजर और फिर डबल डिवाइडेड बाय लॉन्ग डबल। तो क्या होगा, सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन काम करेगी इस पे। कैरेक्टर और आई से आएगा मेरे पास इंटीजर, फ्लोट और डबल जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहां से मेरे पास आएगा डबल, फ्लोट और इंटीजर से मेरे पास आएगा फ्लोट, और डबल और लॉन्ग डबल से मेरे पास आएगा लॉन्ग डबल। अब इंट और डबल इनमें से मेरे पास आएगा डबल, और फ्लोट से भी मेरे पास आएगा डबल, और लॉन्ग डबल से जब ये दोनों मिक्सअप होंगे मींस जो भी एक्सप्रेशन लास्ट में बचेगी वो मेरे को जनरेट करके देगी लॉन्ग डबल। तो जैसे मैंने कहा था, जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है वो लोअर टू हायर कन्वर्ट करती है ताकि डेटा लॉस ना हो। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में डेटा लॉस कब होता है। तो साइड में देख पा रहे हो आप, मैंने एक इमेज दी है जिसके अंदर हायर डेटा टाइप टॉप है जो कि लॉन्ग डबल, फिर आता है डबल, फिर फ्लोट, फिर लॉन्ग, फिर इंट, फिर शॉर्ट और फिर कैरेक्टर। हायर डेटा टाइप और लोअर डेटा टाइप। सो जब भी आप लोअर टू हायर जाते हो कोई डेटा लॉस नहीं होता, लेकिन जब भी आप हायर टू लोअर कन्वर्ट करते हो डेटा लॉस होता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर सपोज करो आपकी वैल्यू आई है 5.68 जो कि फ्लोट वैल्यू है, और उसे आप कन्वर्ट करते हो इंट के अंदर, तो होगा क्या, पॉइंट वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो उसे निगलेक्ट कर देगा, क्योंकि इंट जो है वो सिंगल इंटीजर उठाता है, तो उसमें डेटा लॉस हो रहा है। क्योंकि सपोज करो अगर आप कोई पाई की वैल्यू निकाल रहे हो तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, लेकिन वो प्रिंट करेगा सिर्फ 3, तो ये होता है डेटा लॉस। सो वेल यहाँ पे हमारी खत्म होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में। सो वेल एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होती है? एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज यूजर डिफाइंड दैट फोर्सेज एन एक्सप्रेशन टू बी स्पेसिफिक टाइप, जिसे हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं इन C++। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हम एज अ प्रोग्रामर खुद इसको बताते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आउटपुट मुझे इस पर्टिकुलर डेटा टाइप में ही चाहिए। जिसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ले लो, कोई लॉन्ग डबल आउटपुट आ रही होगी और आपने उसको कर दिया फ्लोट, तो उसमें क्या होता है, डेटा लॉस होने का चांस होता है। सो वो होती कैसे, इस तरह से होती है, कोई टाइप और उसके आगे एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब
मतलब ये है कि सपोज करो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है तो उसके आगे आपको सिर्फ वो डेटा टाइप लिखना है इस तरह से, फ्लोट को ब्रैकेट में रख दो और जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उसको तो रहने ही दो। तो इस तरह से होती है हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो कि प्रोग्रामर खुद करता है और ये C++ दोनों में वैलिड है। सो ये थी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है जो कि बताना जरूरी है आपको, ताकि आगे जब हम उसे कर रहे हो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, जो कि है C++ शॉर्ट हैंड्स। इससे क्या होता है, टाइम काफी बचता है। सो C++ ऑफर स्पेशल शॉर्ट हैंड्स दैट स्पेसिफाई द कोडिंग ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो फॉर एग्जांपल, हम जो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, वेरिएबल इक्वल्स टू ऑपरेटर और फिर एक्सप्रेशन होती है। लेकिन शॉर्ट हैंड को हम लिख सकते हैं इस तरह से, var ऑपरेटर इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। अब ये समझ नहीं आया, नो प्रॉब्लम, इसके ऊपर एग्जांपल बताता हूं, वहां से आपको समझ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जर्नल फॉर्म में हम लिखेंगे a इक्वल्स टू a+10, राइट। लेकिन शॉर्ट हैंड में आप उसे लिख सकते हो a+ इक्वल्स टू 10, जो कि सेम होता है। जिससे होता क्या है, होता तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोग्रामिंग की, डोंट रिपीट योरसेल्फ। जितना पॉसिबल हो सके रिपीट नहीं करना अपने आप को। सो जर्नल फॉर्म में हमें एक बार एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ रहा था, लेकिन शॉर्ट हैंड में हमें नहीं लेना पड़ रहा। तो उसी तरह माइनस में आप वैसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड में आप ऐसे लिख सकते हो और मॉडुलस में आप ऐसे लिख सकते हो। सो वेल, ये थी आज की लास्ट। सो वेल, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो थोड़ी लंबी थी जानता हूं, लेकिन आज ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पूरी वीडियो आएगी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे, वो होगी फ्लो ऑफ कंट्रोल्स इन C++, जिसके अंदर हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। और वो चैप्टर पूरा खत्म होते ही आप ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम बना रहे होंगे। सो वेल, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी है। अगर लगी है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहां पे हम कोई ना कोई पोस्ट डालते रहते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।